हेलो नमस्ते एवरीवन। मुझे पता है कि वीडियो आने में लेट हो गई, इसलिए मैं अपना वीडियो जल्दी स्टार्ट करती हूँ बिना बकवास के। सीन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हॉल में जाके एरिस वहाँ सबके सामने बैठ जाती है और विवियन को ताना मारते हुए बोलती है। और विवियन तो एकदम शांत है, इसलिए उसने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया, मतलब मेरे एक्स को। विवियन चिल्लाते हुए बोलती है गुस्से से, तुम वहम में हो एरिस। साइमन को सिर्फ मेरे लिए बुरा लगा था, इसलिए वो मेरा इतना ध्यान दे रहा है। फिर आइरिस धीरे से बोलती है, अच्छा ये ध्यान दे रहा है ना। फिर आइरिस मिसेस फू के सामने अपनी सर झुकाते हुए बोलती है, मुझे ये बहुत अफसोस है कि आपको ये सब झेलना पड़ रहा है मिसेस फू। मिसेस फू बोलती है, कोई बात नहीं डियर। मिसेस फू अपने मन में बोलती है, इस पटाखे में बहुत हिम्मत है, ये एड्रियन के लिए बहुत अच्छी लड़की मिली है। मिसेस फू वहाँ से उठते हुए बोलती है कि ठीक है मिस्टर एंड मिसेस ली, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाने का समय हो गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं आइरिस से बहुत इम्प्रेस हूँ। ट्रेन के लिए आइरिस बहुत अच्छी है। कुछ दिनों के बाद अपने बटलर को भेज दूंगी। एरिस के फादर बोलते हैं, मिसेस वू चलो ये मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। एरिस और एरिस के फादर मिसेस वू को लेके जाने लगते हैं और एरिस की माँ पीछे रुक ही जाती है। और यहाँ पीछे विवियन की नौटंकी शुरू हो जाती है और रोते हुए बोलती है, हर बार एरिस ही क्यों, मुझमें क्या कमी है। एरिस की स्टेप मॉम बोलती है, बेटा तुम मत रो, तुम वीनस सिटी की सबसे सुंदर लड़की हो और तुम अभी चिंता मत करो, अभी सब ये खत्म नहीं हुआ है। विवियन घबराते हुए बोलती है, माँ तुम्हारे पास क्या प्लान है। विवियन की मॉम बोलती है, इसे थोड़ा बदलना जरूरी है। ये सारी बात एरिस भी बाहर सुन रही थी और एरिस अपने मन में बोलती है कि मुझे पता था कि तुम बिना लड़ाई किए बिना ये सब होने नहीं दोगी। कल मैं अपनी मदर इन लॉ के पास जा रही हूँ और मुझे ये पक्का करना है कि एड्रियन फोन मेरा कैसे हो जाए। शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिस का फोन रिंग होता है और एरिस उठा लेती है। उसमें मिस्टर फू बोलता है कि एरिस अभी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एरिस फिर अपने फ़ोन को देखती है और अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि एड्रियन इतना जल्दी आ जाएगा। फिर हमें नीचे दिखाया जाता है जहाँ एड्रियन अपने कार से आया हुआ रहता है और एरिस का इंतज़ार कर रहा था। वो थोड़ा सीरियस में दिखता है। एरिस नीचे आ जाती है और एड्रियन को देखते हुए अपने मन में बोलती है, ठीक है ये लड़का सच में बहुत अच्छा दिखता है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। एरिस एड्रियन के थोड़ा क्लोज आके फ्लर्ट करते हुए बोलती है, मिस्टर फू बहुत देर हो गई है, क्या आपको इस बात की चिंता नहीं है कि कोई आपको यहाँ देख लेगा। एड्रियन फिर गुस्से से एरिस की ओर देखता है और उसका हाथ हटाते हुए बोलता है, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मेरी मॉम से बात करो और उन्हें बताओ कि तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एड्रियन एरिस को पुश करता है और फिर बोलता है, तुम्हारे लिए मुझे मना करना बेहतर होगा, आखिरकार तुम एक लड़की हो, तुम्हारी इज्जत मायने रखती है, उससे भी मुझे अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। इस एड्रियन की बात सुनकर अपने मन में बोलती है, सच में सब मैंने ही सेट किया था, उसे मेरी इज्जत की चिंता है। इस अपना हाथ दूर करते हुए बोलती है, अगर मैं मना कर दूं तो तुम पर मेरा एक एहसान भी है, याद है ना। मिस्टर फिन एरिस का हाथ पकड़ता है और कार की ओर पुश कर देता है और उसे बोलता है कि और हाँ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी बॉडी या मेरी फीलिंग्स। एरिस अचानक एड्रियन की ये एक्शन देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है, उसके ज्यादा करीब आने के कारण। एरिस फिर थोड़ा फ्लर्ट करते हुए उसे ग्रैब करते हुए बोलती है, दोनों में से कुछ नहीं। देखो मिस्टर फू, मुझसे शादी करने के लिए तुम मान जाओ, मैं तुम्हारी माँ को खुश कर दूंगी, साथ ही मैं तुम ली फैमिली पर दोबारा कंट्रोल पाने में मदद भी कर सकती हूँ। एड्रियन बोलता है, तो ये एक फायदे की शादी, लेकिन मैं तुम पर मदद करने के लिए कैसे भरोसा कर सकता हूँ। इस एड्रियन की और क्लोज आते हुए बोलती है, तुम इस बारे में सोचो कि मैंने पहले ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली है। एड्रियन बोलता है, मैं और तुम्हारी कैसे मदद करूँगा। इस एड्रियन को ऐसे देखकर अपने मन में बोलती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था और तुम्हारी कंपनी को लगभग दिवालिया कर दिया था क्योंकि साइमन ने मुझे ऐसे कुछ करने को कहा था, लेकिन इस बार नहीं। एड्रियन वहाँ से उठते हुए बोलता है, छोड़ो इसे हटाओ। अपनी कार में बैठने जाता है और एरिस को बोलता है, मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ और तुम मेरी मॉम को बताओगी कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो। ना बोलने के बाद एड्रियन वहाँ से चला जाता है और एरिस उसे जाते हुए देखती है। एड्रियन फिर थोड़ा चालाक से मुस्कान के साथ बोलती है, मैं तुम्हारा भी मन बदल दूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एरिस और एड्रियन के मॉम से मिलने उसके घर आए हैं। एड्रियन की मॉम एरिस को देखकर, एरिस तुम आ गई हो।
और थोड़ा पोलाइट होते हुए बोलती है, मैं शेफ से बोलूँगी कि तुम्हारी पसंद का खाना आज बनाए। अब वो दोनों बहुत अच्छी सी तरह से मिल रहे थे। एड्रियन धीरे से एरिस के कान के पीछे बोलता है, कल हमने जो बात की थी उसे मत भूलना। एरिस बोलती है कि मैं ये नहीं करने वाली और मुंह बना के चली जाती है। एरिस की यह बात सुनकर एड्रियन गुस्से में आ जाता है और गुस्से से बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा एरिस, बस तुम इंतजार करो। एड्रियन वहाँ से गुस्से से जाने लगता है और बोलता है अपने मन में, उसने मुझे धोखा दे दिया। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, देखता हूँ कि बिना दूल्हे के उससे शादी करना कैसा लगता है। एड्रियन टिड़बड़ा के वहाँ से अपने घर से निकल जाता है और अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है और बोलता है, माउस क्लब में मुझे मिलो, ड्रिंक मेरी तरफ से है, हम पार्टी करेंगे। और हमें घर का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरिस और एड्रियन की मॉम बात कर रहे थे। एरिस बोलती है कि जब मेरी मॉम को मेरे पापा के धोखा देने का बारे में पता चला था तब तक वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। के बाद मेरे दादाजी ने ही मुझे पाला है। जिस दिन मैं एड्रियन से मिली, असल में उसने ही मुझे अरेंज मैरिज से बचाया था। एड्रियन कार चलाता है और उसे छींक आती है और एड्रियन अपने मन में बोलता है, लगता है कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। मिसेस वो एरिस को दिलासा देते हुए बोलती है, आइरिस मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, तुम और एड्रियन एक दूसरे के लिए ही बने हो। चिंता मत करो एरिस, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब जो भी तुमसे पंगा लेगा उसे हमें परिवार से निपटना होगा। एरिस हिचकिचाते हुए बोलती है, जब मैंने आपको कल हाँ कहा था तो ज्यादा तौर से मैंने अपनी सौतेली माँ का सामना करने के लिए कहा था और मुझे पता है कि एड्रियन इस एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं है, बस मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती। मिसेस वो बोलती है, बकवास, बस वो एक जिद्दी लड़का है। एरिस तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। मिसेस वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करती है और बोलती है, ली एड्रियन कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एड्रियन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। स्टाफ आता है और बोलता है, मिसेस वो आपका टोटल बिल $37,836 हुए हैं। एड्रियन बोलता है, लो ये मेरा कार्ड है। और स्टाफ एड्रियन के कार्ड को स्वाइप करता है। क्योंकि स्टाफ बोलती है, मिस्टर फू आपका ये कार्ड डिक्लाइन हो गया है, आपके पास और दूसरा कार्ड है। इस बात से चौंक जाता है और उसके बाद बोलता है अपने पर्स दिखाते हुए कि इन सारे कार्डों में से कौन सा कार्ड। एड्रियन अपने मन में बोलता है, एक सेकंड रुको, क्या मेरी मॉम ने मेरे सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं। आप घबराते हुए बोलती है, ठीक है सर, वो भी कार्ड काम नहीं कर रहा है, आपको पेमेंट का इंतजाम करने के लिए किसी से संपर्क कर सकते हो। उधर से एड्रियन का एक दोस्त बोलता है, तो एड्रियन क्या दिक्कत है, तुम्हारी मदर ने तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज कर दिए हैं, तुम्हें इस्तेमाल करने में रोक लगा दी है। एड्रियन तुमने ही हमें बुलाया है और तुम अब पेमेंट भी नहीं कर सकते हो, तुम ये चाहते हो कि इसका बिल हम भरे। एड्रियन अपने दोस्तों के बात सुनकर थोड़े गुस्से से बोलता है, मैं हमेशा बिल देता हूँ, याद है कि मैं वो तुम्हारी सारी लड़कियों के साथ मिलकर तुम्हारे सारे बिल को पे करता था। अच्छे से एरिस आती है और बोलती है कि एड्रियन तुम्हारे पास गलत कार्ड है, कुछ समय पहले ही शॉपिंग की थी, उस समय तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल कर लिया था, मैं ये तुम्हें बताने के लिए भूल गई। इस सबके सामने अपना इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, मैं एरिस ली हूँ, एड्रियन की फियांसे, सॉरी पार्टी में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन बाकी आज की सारी ड्रिंक मेरी तरफ से, आप लोग इंजॉय करें। इसको ऐसा देखकर एड्रियन के दोस्त आपस में ही बात करने लगते हैं और खुश हो जाते हैं एरिस की यह बात सुनकर। मुझे लगता है कि उसके दोस्त भी सारे लालची के लालची है, सिर्फ उसके पैसे के ही पीछे पड़े हुए हैं। एरिस थोड़ी एड्रियन के करीब आती है और बोलती है धीरे से, एड्रियन तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो घर चलते हैं। एड्रियन थोड़े नशे में था और धीरे से बोलता है कि ठीक है चलते हैं। शिफ्ट होता है, हमें एड्रियन के घर दिखाया जाता है जहाँ पर ही एड्रियन उसके घर पहुँच गया था और उसे कि कोई गेट नहीं खोल रहा था और उसके फ़ोन में फिर एक नोटिफिकेशन आता है, जब तक तुम एंगेजमेंट के लिए हाँ ना करते हो तब तक तुम्हें घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैसेज पढ़कर एड्रियन को मन में बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एरिस को दोष देने लगता है और ये इतना सोचने के बाद एड्रियन सीधे ही एरिस के घर जाने लगता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। एरिस अपने घर से बाहर निकलती है और बोलती है, अरे क्या प्रॉब्लम है, तुम हमेशा इस समय में मुझे क्यों परेशान करते हो। एड्रियन एरिस के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर रख देता है। एड्रियन बोलता है कि मैंने एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट लाया हूँ, तुम सारी चीज़ें पढ़कर इस पर साइन कर सकती हो। एड्रियन को थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा क्या किया, तुम तुरंत ही सगाई के लिए हाँ कर दिए। एड्रियन थोड़ा गुस्से से बोलता है, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरे मॉम से बात करके मेरी क्रेडिट कार्ड को फ्रीज कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
इस गुस्से से बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बेताब हूँ? मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रही हूँ, असल में यंग परिवार मेरा टारगेट था, लेकिन तुमने ही मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। और इसके अलावा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इसकी भरपाई करोगे। मैं फू फैमिली को इस्तेमाल भी करना चाहूँ तो क्या मिसेस फू को इम्प्रेस करना ज़्यादा आसान नहीं होता? तुम्हारे पास नहीं आई हूँ। सच कहो तो एड्रियन तुम किसी काम के नहीं हो। एड्रियन सर से अपना सर दूसरी ओर घुमा लेता है। एरिस और ताना मारते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक अच्छे पति बनने के काबिल हो? और ये तुम्हारा गुस्सा। एड्रियन इरिटेट होते हुए बोलता है, ठीक है बस करो, बस हो गया। इस फिर समझाते हुए बोलती है, देखो एड्रियन, तुमने आज अपने दोस्तों को भी देखा जब तुम्हारा कार्ड डिक्लाइन हो गया था, वो तुम्हें छोड़ दिए थे, है ना? सुनो एड्रियन, हमारी मॉम कंपनी बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। कोर्ट के वो पुराने लोग इतने भी सीधे साधे नहीं हैं। हो सकता है कि तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो, कम से कम उनके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। मर्द बनो, समझे? 2 साल में तुम सिंसियर हो तो मैं तुम्हारे परिवार का बोझ उठाने के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिन फैमिली में दोबारा कब्जा करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। साइन करते हुए बोलती है कि मैं अपनी मदर की जिंदगी भर की कमाई ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। सही एड्रियन आइरिस के करीब आ जाता है और उससे डॉक्यूमेंट ले लेता है। तक आइरिस के एक फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड बोलती है कि आइरिस, कल क्या तुम यूंग के चैरिटी इवेंट में जा रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे सोशल चीज़ें पसंद नहीं है। बोलती है, जरूर, मैं ये जा रही हूँ, किसी भी कीमत से मैं इसे मिस नहीं करना चाहती हूँ। फ्रेंड बोलती है, क्या? लेकिन तुम इसी चीज़ों के लिए कभी हमेशा नापसंद करती थी। आइरिस थोड़ी कृपी वैसे बोलती है, मैं अपनी ज़बरदस्त एंट्री लूँगी उस पार्टी पर। नेक्स्ट का सीन दिखाया जाता है चैरिटी इवेंट का दिन, जहाँ सभी लोग अपने अपने आ गए थे। उस पार्टी में विवियन और साइमन को दिखाया जाता है जो थोड़ी लवी डबी हो रहे थे। विवियन बोलती है, साइमन बस करो, अगर हमें कुछ इस हालत में देख लेगा तो। साइमन बोलता है, ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ, थोड़ी सरप्राइजिंग, कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हमें आइरिस की एंट्री दिखाई जाती है जो बहुत शानदार एंट्री थी और आइरिस बहुत सुंदर दिख रही है। इसकी इस एंट्री से विवियन और साइमन उसे देखते रह जाते और विवियन घबराते हुए बोलती है, आइरिस तुम यहाँ क्या कर रही हो? आइरिस की भी नज़र उन दोनों की ओर पड़ती है और थोड़ी रूडली बोलती है, मैं ऐसे खुशनसीब जोड़ों को देखने का मौका कैसे छोड़ सकती थी, है ना? साइमन और विवियन अभी तक हाथ पकड़े हुए थे। विवियन अपनी सफाई देते हुए बोलती है, आइरिस वह ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। मुझे पता था कि तुम्हें इस तरह के इवेंट पसंद नहीं है, इसलिए आज रात मैं साइमन का साथ देने के लिए आई हूँ। उसने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं यहाँ आऊँगी तो। विवियन अपने मन में बोलती है, अभी तुम यह अंदाजा भी नहीं लगा पाओगी कि दोनों के अलग होने से पहले साइमन ने मेरे साथ बेड में अच्छा तरह से परफॉर्म किया था। मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल भी मतलबी नहीं थी आइरिस। और वो साइमन का हाथ पकड़े हुए रहती है। इस विवियन को दूर से तमाचा लगाकर बोलती है, झूठ सच्चाई दिखाना बंद करो विवियन, घर में भी काम नहीं करता है तो और बाहर काम करेगा क्या, तुम्हें ऐसा लगता है? और विवियन आइरिस को देखने लगती है और बोलती है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब देखकर पीछे आइरिस की फ्रेंड खुश होती है, वो बोलती है, आइरिस, उसने आखिरकार अपना फैसला ले ही लिया। के बाद हमें सेविन को दिखाया जाता है जो उसे मारने वाली बात याद रहती है और अपने मन में बोलता है कि इस औरत की हिम्मत देखो तो मैंने अरबों रुपया इससे कैसे निकाल रहा होता हूँ। तुम चाहोगी कि तुमने कभी मुझे मारा ही नहीं होता। साइमन अपना हाथ विवियन से छुटाते हुए आइरिस के करीब जाता है और बोलता है कि देखो आइरिस, अगर मुझे पता होता कि तुम आज रात को आ रही हो तो मैं तुम्हें जरूर अपने डेट के तौर पर इनवाइट करता। आइरिस बोलती है कि तुम कितनी आसानी से भूल जाते हो मिस्टर ली, याद है तो मैंने क्या कहा था, तुमने मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया था। साइमन आइरिस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आइरिस, जानती हो कि मेरा परिवार मिसेस मू का मुकाबला नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर है। मेरा दिल टूट गया था, ईसु कसम, लेकिन जब तुम शादी से भाग गई तब मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और हम दोनों हमेशा ही साथ रहेंगे। और साइमन उसे गले लगा लेता है। आइरिस अपने मन में बोलती है कि मैं क्या सोच रही थी या क्या हो गया। उसे बोलती है कि मुझे छोड़ो और आइरिस उससे दूर होने की कोशिश करती है। इसकी फ्रेंड आइरिस को छुटाने के लिए जाती है, तब तक विवियन उसे रोक देती है और बोलती है कि जेन, बेन और साइमन के मामले में दखल देना सही नहीं है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, उसे चुराने की? तब तक हमारे हीरो की एंट्री होती है और वह आइरिस के अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है कि मेरे फियांसे को हाथ मत लगाना कमीने। एड्रियन को दिखाया जाता है जो एड्रियन बहुत सुंदर दिख रहा था। सुंदर नहीं, हैंडसम, मुझे पता है। साइमन बोलता है कि वाह, यह बात वो आदमी कह रहा है जिसने आधे शहर की लड़कियों को डेट किया है ना?
आर्यन थोड़े गुस्से से बोलता है कि ये मेरी है। साइमन गुस्से से बोलता है तुम्हें इसके लिए बहुत पछताना होगा। आयरिस और एड्रियन वहाँ से चले जाते हैं और आयरिस बहुत खुश दिख रही थी। उसका खुश दिखना लाजमी भी है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मतलब एक्स बॉयफ्रेंड को अपना बदला तो निकाल लिया। आयरिस और एड्रियन को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रहे थे। साइमन अपने मन में बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा एड्रियन और आयरिस। शिफ्ट होता है, हमें चैरिटी इवेंट का शो दिखाया जाता है जहाँ स्टार्ट हो गया था। वहाँ का होस्ट बोलती है कि हमने चैरिटी इवेंट के लिए रिंग को बोली पर लगाया है, ये बहुत खास है। ये एक 40 सेंचुरी की पीले हीरे की अंगूठी है और इसकी शुरुआत हम 5 मिलियन से शुरू करेंगे। मिस्टर ली, आप 5 मिलियन से इसकी बोली शुरू करें। साइमन ने अपनी बोली लगा दिया था और आयरिस को बोलता है आयरिस तुम्हें याद है कि यह अंगूठी तुम्हें कितनी पसंद आई थी, इस रिंग को अपना ही समझो। इधर फू भी अपना बोली स्टार्ट कर देता है कि 6 मिलियन। साइमन बोलता है 12 मिलियन, फिर फू बोलता है 15 मिलियन। ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। फिर साइमन बोलता है 60 मिलियन, फिर मिस्टर फिर बोलता है 70 मिलियन। आयरिस ये बोली के दाम तोड़ पर एक दूसरे को देखने लगती है। साइमन भी आयरिस की ओर देख रहा था। फिर आयरिस भी कुछ सोचती है और फिर 18 मिलियन की मोली लगा देती है। और फिर हम आगे देखेंगे कि यह रिंग किसके हाथों में आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पार्ट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम नहीं सुनाऊंगी, लेकिन आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो और चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, नमस्ते, बाय बाय।